हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझते हैं। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले डिस्कवरी पे बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो बताने वाले साइंटिस्ट हैं पॉटर, क्लॉड एंड फुलम 1945 में इन्होंने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवरी की है। और डिफिनेशन कहता है कि it is a network of membranous tubule and flattened sac cisternae that extend throughout cytoplasm and connect with the nuclear envelope। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कह रहा है कि जो भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस इन्वेलप से एक्सटेंड हो करके पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। अब यहाँ पे हम इसको डायग्राम से समझेंगे तो ये हमारा सेल है, ठीक। और ये सेल का न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, इसलिए इसको डबल मेम्ब्रेन हमने बना दिया। अब यहाँ पे ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि न्यूक्लियर इन्वेलप से होकर के पूरा साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। तो वही कह रहा है कि मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल के फॉर्म में होता है फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको सिस्टर्नी कह देते हैं, जो कि फैला हुआ होता है साइटोप्लाज्म में और कनेक्टेड होता है न्यूक्लियर इन्वेलप से और उसे कनेक्ट होकर के ये पूरा साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने दो टाइप में डिवाइड किया। पहला है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भाग में डिवाइड कर दिया? तो वो है राइबोसोम, यानी कि वैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है उसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो भी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बेसिकली वहां प्रेजेंट होगा जहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो क्या कह रहा है? प्रीडोमिनेटली फाउंड इन प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल, वैसे सेल जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस में इन्वॉल्व है वहां पे ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा। जैसे कि पैनक्रिएटिक सेल हो गया, प्लाज्मा सेल होगा, यहाँ पे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। अभी फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करता है? तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस। राइबोसोम सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड। जो राइबोसोम जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब है कि जो प्रोटीन का जो एक चेन है उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं। अब ये जो है पॉलीपेप्टाइड चेन का जो फॉर्मेशन राइबोसोम ने किया ये इंटर इंडोप्लाज्मिक के ल्यूमेन में इंटर करता है, फिर फोल्डेड किया जाता है उसको, और ये जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास फॉर मॉडिफिकेशन एंड सिक्रेशन पर्पस के लिए। यानी कि जो भी प्रोटीन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया उसको वो भेजता है गोल्गी एपरेटस के पास। वो उसका मॉडिफिकेशन करता है, जैसे कि कोई सब्सटेंस में जोड़ना है और उसको जो है वो मॉडिफिकेशन का काम गोल्गी कॉम्प्लेक्स का होता है। अब देखते हैं कि ये जो है वो सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे राइबोसोम आकर के अटैच हो रहा है। अब क्या कहता है? फॉर मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड सिक्रेटरी प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड सिक्रेटरी प्रोटीन का फॉर्मेशन भी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। अब हम लोग देख रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी हमने देखा कि इस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए स्मूथ दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अब ये पाया जाता है लीवर में, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, किडनी में, गोनैड्स में। इसका फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन, यानी वैसे हार्मोन जिसका मेजर कंपोनेंट लिपिड और स्टेरॉइड है वहां पे ये पाया जाता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। यहाँ पे ये सभी का सिक्रीशन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है। फिर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग,
वैसा ड्रग जो कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन का काम करता है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम भी एसीआर का ही होता है। इसके अलावा कोई भी मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट जो कि मेटाबॉलिज्म जब परफॉर्म होता है बॉडी में, तो उसमें जो बाई प्रोडक्ट जो निकलता है वो हार्मफुल होता है, उसको भी डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम भी एसईआर का ही होता है। और ये स्पेशली लिवर सेल में डिटॉक्सिफिकेशन का काम देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि इन्वॉल्व होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, जैसे कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना एसीआर का ही फंक्शन है। इसके अलावा बैसा बैसा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मसल्स में प्रेजेंट है, उसको हम लोग कह देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है वो कैल्शियम आयन को स्टोर करता है मसल सेल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट का बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर साइट है जहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन है उसका सिक्रीशन जो है एसईआर करता है। अब हम यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पूरा साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, जिसे साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। पहला पार्ट है पहला पार्ट इसका कहलाएगा, जैसे कि ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैसा साइटोप्लाज्म का हिस्सा जो कि इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, उसको हम लोग कह देते हैं उसको हम लोग कह देते हैं ल्यूमिनल 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 कंपोनेंट। और वैसा कंपोनेंट जो कि इसके बाहर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म का जो कंपोनेंट इसके बाहर प्रेजेंट है, उसको हम लोग कह देते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो ये जो साइटोप्लाज्म में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। जो इस ट्यूब्यूल के अंदर होगा उसको हम लोग न्यूक्लियर कंपोनेंट कह देंगे, जो बाहर होगा उसको हम लोग एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कह देंगे। और ये जो डायग्राम दिया गया है, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस शो हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर जो कि जहाँ से प्रोटीन का मूवमेंट आइदर साइड अंदर या फिर बाहर देखने को मिलता है। और ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे राइबोसोम दिखाया गया है। और ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी एपरेटस के बारे में। तो गोल्जी एपरेटस का डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने किए थे 1898 में। अब ये है फ्लैटेंड स्टैक मेम्ब्रेन बाउंड स्टैक कॉल्ड सिस्टर्नी। अब इसका मतलब है कि ये जो है पैरेलली अरेंज स्टैक मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी, ये इस तरह से इसका अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ये सिस्टर्नी ऐसे एक दूसरे के पैरेलली अरेंज है। अब यहाँ पे ये गलत बन गया। ये है हमारा सिस्टर्नी। अभी हमने पढ़ा था कि जो भी प्रोटीन जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया था वो आता है इस गोल्जी एपरेटस के पास। अब ये गोल्जी एपरेटस के साथ जो भी उसने वेसाइकल बना के भेजा था वो यहाँ पे फ्यूज होगा यहाँ पे, और ये आगे की ओर मूव करेगा। और यहाँ पे उस जो भी प्रोटीन है उसका मॉडिफिकेशन होता है। जैसे कि किसी प्रोटीन में अगर कार्बोहाइड्रेट को जोड़ना है तो उसको यहीं पे जोड़ा जाएगा। और जब फाइनली क्या होता है कि इस वेसाइकल को ये पैक करके बाहर की ओर रिलीज कर देता है। अब ये जो वेसाइकल है ये बाहर अब रिलीज हो चुका है। अब ये जो वेसाइकल आइदर जो है वो सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जहां पर इस भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है। तो कहता है कि फ्लैटेन सैक मेम्ब्रेन बाउंड सैक जिसको हम लोग सिस्टर्नी कह देते हैं, इसका डायमीटर 0.5 से 1 माइक्रोमीटर का होता है। अब ये सिस और फॉर्मिंग फेस, यानी कि ये जो कॉन्वेक्स वाला जो पार्ट है वो सिस कहलाता है। और ये फॉर्मिंग फेस है, मतलब कि वहां पे जो भी वेसाइकल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है वो वहां पे जुड़ता है। अब ट्रांसफेस
जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, जो कॉनकेव वाला पार्ट है, उसको हम लोग ट्रांस फेज कर देते हैं और ये मैच्योरिंग फेज होता है जहाँ पे मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। अब कहता है कि फिफ्थ फेज जो है वो फेसेस होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर और मटेरियल को रिसीव करता है वेसिकल के फॉर्म में, जबकि जो ट्रांस फेज जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर उसका फेस होता है और जो भी वेसाइकल को उसने मॉडिफिकेशन किया है उसको डिस्पैच करता है बाहर की ओर। अब इसका फंक्शन को देखें तो कहता है कि मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल, यानी कि मॉडिफिकेशन करना, जैसे कि यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड एग्जांपल दिया है। यानी कि जब प्रोटीन में जब कार्बोहाइड्रेट को जोड़ देंगे, तब ये बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। वहीं अगर कार्बोहाइड्रेट में हमने लिपिड को जोड़ दिया तो ये बन जाता है ग्लाइकोलिपिड। यानी कि जो भी मॉडिफिकेशन होता है वो यही गोल्गी एपरेटस में देखने को मिलता है। और इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, यानी कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी गोल्गी एपरेटस ही करता है। यानी कि जो भी प्रोटीन, जितने भी डाइजेस्टिव प्रोटीन है, इसका फॉर्मेशन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करके देगा। अब इसको एक वेसाइकल में सारे एंजाइम को पैक करने का काम इस गोल्गी एपरेटस का होता है। अब ये जो है वो करता है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसको हमने अभी देखा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। प्लांट में गोल्गी एपरेटस एक और फंक्शन परफॉर्म करता है सेल प्लेट का फॉर्मेशन करना ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, और इसके अलावा पेक्टिन एंड हेम्यूसेल्यूलोज का भी फॉर्मेशन करता है सेल वॉल के लिए, जो कि सेल वॉल में देखा जाता है प्लांट के। अब हम लोग बात करें तो इम्पोर्टेंट लाइन है कि गोल्गी एपरेटस प्रिंसिपली फंक्शन परफॉर्म करता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल डिलीवर्ड आइदर टू इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड सेल। यानी कि पैकेजिंग मटेरियल को पैकेज करने का काम करता है और उसका ट्रांसफर किया जाता है या तो सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर, जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगा वहाँ उसको भेजा जाएगा। तो ये हमारा गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जहाँ पे सिस्टर्नी है और ये बेसिकली यहाँ से वेसाइकल फ्यूज होता है और यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पे बात करेंगे, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है सेल का। तो हमने देखा कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्गी एपरेटस कर रहा था। तो सबसे पहले इसका डिस्कवरी करने वाले थे क्रिश्चियन डी ड्यूब 1955 में। इसका स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और उसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है और ये सभी एंजाइम जो है वो किसी को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, आइदर वो प्रोटीन है या फिर लिपिड है या फिर न्यूक्लिक एसिड है, किसी भी कंपोनेंट को ये डाइजेस्ट कर सकता है। इसमें सभी तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। अब हम लोग इसका फंक्शन की बात करें तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जो भी सेल के अंदर बॉर्न आउट ऑर्गेनल, वैसे ऑर्गेन्स का अब काम नहीं है, फूड पार्टिकल और बैक्टीरिया, ये सभी का डाइजेशन लाइसोसोम के द्वारा ही होता है। अब दो टर्म है, एक है ऑटोलाइसिस और एक है ऑटोफैगी। ऑटोलाइसिस का मतलब है कि डाइजेशन ऑफ इंटायर सेल, डाइजेशन ऑफ इंटायर सेल, डाइजेशन ऑफ इंटायर सेल। जब इंटायर सेल का डाइजेशन हो जाता है तो उसको हम लोग ऑटोलाइसिस कर देते हैं, ऑटोलाइसिस। और ये जो ऑटोफैगी जो टर्म है, बेसिकली जो सेल के अंदर वैसे सेल ऑर्गेनल जिसका अब कोई काम नहीं बचा है, उसको डाइजेस्ट करने का काम जो होता है वो ऑटोफैगी कहलाता है। अब ये जो लाइसोसोम में जो भी एंजाइम है वो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। अगर ये एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं प्रेजेंट होगा तो कोई भी एंजाइम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो लाइसोसोम गोल्गी वेसिकल से अराइज होता है और उसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है प्रोटीएजेज, लाइपेजेज, कार्बोहाइड्रेट, जो कि डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है
बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम उसमें पैक है जो कि डाइजेशन करता है और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि उसके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पे बात करेंगे, वैक्यूल। अब ये वैक्यूल भी जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद सेल सैप मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, मतलब ये वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेन ही होता है और इसमें जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट कह देते हैं। टोनोप्लास्ट बेसिकली लिविंग होता है और जो इसके जो सेल सैप जो अंदर प्रेजेंट है वो नॉन लिविंग है। इसके अंदर सेल सैप जो कि नॉन लिविंग है। अब ये क्या है, प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में एब्सेंट होता है वैक्यूल, और अगर किसी में प्रेजेंट होगा भी तो स्मॉल साइज का होता है, ऐसे जनरली एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। फंक्शन बात करें तो टर्जिडिटी एंड ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। टर्जिडिटी का मतलब है कि सेल को जो है वो टर्जिड बना करके रखता है। ऑस्मोटिक बैलेंस बना करके रखने का काम वैक्यूल का होता है। स्टोर करता है आयरन, शुगर, अमाइनो एसिड एंड पिगमेंट, ये सभी का स्टोरेज करता है और हेल्प करता है आइसोलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, यानी कि वो सभी सब्सटेंस जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है उसको जो है अंदर उसको अंदर स्टोर कर लेता है वैक्यूल। इसमें बात करें तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है कुछ प्रोटोजोआ में, जिसको हम लोग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कह देते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बेसिकली अमीबा में प्रेजेंट होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करता है। एक्सक्रीशन का फंक्शन जो है वो करता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसके अलावा प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है। फूड वैक्यूल फूड वैक्यूल प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है। प्लांट में जो है वो 90% सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पे हम एक चीज समझेंगे कि ये जो वैक्यूल है क्या करता है, वो सभी सब्सटेंस जो कि सेल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसको अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, यानी कि उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये बाहर में कम है और अंदर में हाई है, उसको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ये क्यों करता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया यानी कि वाटर का लेवल कम हो गया, वाटर का लेवल कम हो गया और बाहर वाटर का लेवल ज्यादा है, इसीलिए जो भी वाटर है वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन में मूव करेगा। इसीलिए कह देते हैं कि ये जो है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है और टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। वैक्यूल का बात करें तो प्लांट में वैक्यूल 90% स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और टोनोप्लास्ट जो है ट्रांसपोर्ट करता है आयंस को और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, ताकि उसका कॉन्सेंट्रेशन सेल सैप के अंदर ज्यादा हो जाए और बाहर कम हो जाए, जिससे कि वाटर का मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हो सके। तो ये डायग्राम दिखाया गया है जिसमें ये सेल सैप और ये टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट जो कि लिविंग है और सेल सैप जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट है। तो आज हमने वैक्यूल तक देखा। नेक्स्ट क्लास में हम अगले सेल ऑर्गेनल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।